सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रल करैक्टरिस्टिक ऑफ पोरफायरिन एंड मेटलोपोरफायरिन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट हमने डिस्कस किया था अबाउट पोरफायरिन क्या है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, कैसे सिंथेसिस होते हैं, और देन हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेटलोपोरफायरिन क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटलोपोरफायरिन, कैसे मेटलोपोरफायरिन बनते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेचुरल पिगमेंट है या कंपाउंड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेटलोपोरफायरिन है और उनके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जिनमें हमने एग्जांपल हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोबाल एमीन, जिसमें यूजुअली पोरफायरिन रिंग की जगह कोरिन रिंग होते हैं, और हमारे पास है क्या कहते हैं, क्लोरोफिल इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेटलोपोरफायरिन। आज हम डिस्कस करते हैं उनके स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक, मींस व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई whether it is a porphyrin or whether it is a metalloporphyrin। कि जब आपके पास एक पोरफायरिन होंगे और मेटलोपोरफायरिन होंगे, या जब एक पोरफायरिन से आप मेटलोपोरफायरिन बनाएंगे, तो कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और उन उन स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनकी स्पेक्ट्रम, पोरफायरिन का स्पेक्ट्रम का क्या करैक्टरिस्टिक होगा, मेटलोपोरफायरिन का क्या होगा, उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड पोरफायरिन है या मेटलोपोरफायरिन है, या जब आप एक पोरफायरिन से मेटलोपोरफायरिन सिंथेसाइज करोगे तो कैसे आप पता लगाओगे, किन किन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से आप पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मेटलोपोरफायरिन बना है या नहीं बना है। तो इनमें तीन इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को आज हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एनएमआर है, जिनको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिनको हम एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज द एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रम पोरफायरिन का क्या होगा, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक भी एनएमआर स्पेक्ट्रम में मिलेंगे पोरफायरिन के लिए, उसी तरह मेटलोपोरफायरिन के लिए कौन कौन से पीक्स होंगे, फिर बाद में आप उन पीक्स के बेसिस पे बता सकते हैं कि वो कंपाउंड पोरफायरिन है या मेटलोपोरफायरिन है। उसी तरह यू विजिबल स्पेक्ट्रम का क्या करैक्टरिस्टिक होगा, क्या पोरफायरिन के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम होंगे, मेटलोपोरफायरिन के लिए क्या स्पेक्ट्रम होंगे और किस वजह से स्पेक्ट्रम बनेंगे। उसी तरह एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम देखेंगे कि पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन के एफटीआईआर स्पेक्ट्रम में क्या क्या डिफरेंस और किन किन वाइब्रेशंस की वजह से ये डिफरेंस उनके स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस होते हैं, उनको आज डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है जिससे हम पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड इट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम। तो एनएमआर ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। जब आप एनएमआर की बात करते हैं तो एनएमआर में हम दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनएमआर की मेनली बात करते हैं। एक को हम कहते हैं 1H एनएमआर, जिसको हम प्रोटॉन एनएमआर भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास एनएमआर होते हैं जिनको हम कार्बन एनएमआर या C13 एनएमआर कहते हैं। तो इन दोनों में से भी, क्योंकि आप जब पोरफायरिन की एनएमआर लोगे आप कार्बन 13 भी ले सकते हैं, प्रोटॉन भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएट के लिए जो एनएमआर हमारे पास हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपका प्रोटॉन एनएमआर है, क्योंकि जब यही प्रोटॉन एनएमआर आपको डिफरेंशिएट कराएंगे कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड पोरफायरिन है या मेटलोपोरफायरिन है। क्योंकि C13 एनएमआर अगर आप लोगे तो ज्यादा आपको डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होंगे इन द C13 एनएमआर ऑफ पोरफायरिन, प्योर पोरफायरिन एंड द मेटलोपोरफायरिन। क्योंकि जब आप C13 एनएमआर लोगे, तो क्योंकि जब आप पोरफायरिन में मेटलोपोरफायरिन बनाओगे, जब आप इस कैविटी में मेटल को इंसर्ट करोगे, तो इंट्रैक्शन मेनली आप इनर कैविटी के इनर साइड में जो एटम्स है उनके साथ ही मैक्सिमम इंट्रैक्शन होंगे। तो आउटर जो कार्बन्स होंगे उनकी पोजीशन पे ज्यादा
ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एनएमआर टेक्निक है जिसे हम पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है हमारे पास 1H NMR, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन एनएमआर भी कहते हैं। और इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनकी बेसिस पे हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास पोरफायरिन रिंग है। अब देखो पोरफायरिन, ये हम सिंपल पोरफायरिन रिंग यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। ऑल दो पोरफायरिन क्या होते हैं, दीज आर द सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन। तो ये एक पर्टिकुलर एक पोरफिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पोरफायरिन में ये जो आउटर पैरामीटर्स पे इस तरह जो हाइड्रोजन लगा होते हैं, ये रिप्लेस करते हैं बाय एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन फॉर द कन्वीनियंस हम एक पोरफिन को लेंगे ताकि हमें इजी हो इस पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन की स्ट्रक्चर को समझने में। तो जब हम इसको हम पोरफायरिन कंसीडर के चलेंगे, पोरफायरिन जब हम कंसीडर करेंगे, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं पोरफायरिन में। कौन कौन सी प्रोटीन है, देखो यहाँ पे मैं इनको अलग करके नंबरिंग करता हूँ। एक तो वो प्रोटॉन जो पायरोल रिंग पे होते हैं, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 1, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 2। तो ये वो प्रोटॉन है जो पायरोल रिंग पे है। यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 3, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 4, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 5, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 6, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 7, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा 8। So we can say we have 8 protons which are present on the pyrrole ring। ये कौन सी प्रोटॉन है जो कि डायरेक्टली पायरोल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे पास ऐसे कितने प्रोटॉन है, 8 टोटल में प्रोटॉन है। तो ये एक हमारे पास प्रोटॉन हुआ जो कि डायरेक्ट पायरोल रिंग के साथ अटैच है। दूसरा टाइप ऑफ प्रोटॉन कौन से प्रोटॉन है, ये वो प्रोटॉन है जो मिथीन ब्रिज पे प्रेजेंट है। मींस हमारे एक अल्फा पोजीशन पे, हमारे एक बीटा पोजीशन पे है, हमारे एक गामा पोजीशन पे है, हमारे एक डेल्टा पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, इसको हम अल्फा पोजीशन कहते हैं, इसको बीटा पोजीशन कहते हैं, इसको गामा पोजीशन कहते हैं, इसको हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा पोजीशन हुआ। तो इन टोटल हमारे पास 4 ऐसे प्रोटॉन है जो मिथीन ब्रिज पे हैं। तो इन प्रोटॉन्स को याद रखिएगा, जो मिथीन ब्रिज पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, इनको हम यूजुअली मीजो प्रोटॉन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास 4 प्रोटॉन ऐसे हैं जो कि मिथीन ब्रिज पे है, इनको हम क्या कहते हैं, मीजो प्रोटॉन कहते हैं। And there are another 2 important protons present in this porphyrin, that is the proton attached to the nitrogen of this porphyrin। ये दो प्रोटॉन भी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, और ये दोनों प्रोटॉन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव 2 other proton that is directly linked with the nitrogen atom of the porphyrin ring। तो क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोटॉन्स है, जब आप इस पोरफायरिन की एनएमआर लोगे, आपको 3 डिफरेंट केमिकल शिप्स पे पीक मिलेंगे। इस तरह मिलेंगे एक, इस तरह एक पीक मिलेंगे, और इस तरह एक पीक मिलेंगे। और ये पीक्स एक तो आपकी केमिकल शिफ्ट जो होगा इन पीक्स की डिफरेंट होंगे। दूसरा इनकी जो और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इंटेंसिटी में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो दिस टू आर डिफरेंट इन इंटेंसिटी एज वेल एज डिफरेंट इन दियर केमिकल शिफ्ट। तो देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इनमार में केमिकल शिफ्ट होते हैं, मीन्स कौन सी पोजीशन पे पीक्स पर्टिकुलरली एक प्रोटॉन के लिए प्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा हमारे पास जो मीजो प्रोटॉन होते हैं, यूजुअली जो 4 प्रोटॉन होते हैं, वो हमारे अराउंड 9 टू 10 ppm के बीच में होगा। तो सॉरी, यहाँ पे ppm लिखिएगा, ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो जो मीजो प्रोटोन के लिए जो आपका पोजीशन है, वो 9 टू 10 पिकोमीटर के अराउंड प्रेजेंट होंगे। एंड द सेकंड प्रोटोन, क्योंकि देखो अब ये मीजो प्रोटोन और ये जो पायरोल रिंग का प्रोटोन है, ये रिंग के बाहर प्रेजेंट है, तो इनका केमिकल शिफ्ट क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा
ज्यादा होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि the protons present on the periphery or the outer periphery of the porphyrin rings will be present at dawn dawn field पे प्रेजेंट होंगे, जो आपकी मीजो प्रोटॉन और दो और पायरोल रिंग पे जो प्रोटॉन होंगे। 8 जो हमारे पास रिंग का प्रोटॉन है वो प्रेजेंट होंगे एट अराउंड 8 पिकोमीटर पे प्रेजेंट होंगे। एंड द प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच विद द नाइट्रोजन एटम इज ऑलवेज बी प्रेजेंट एट अराउंड -2.0 picometer, क्योंकि because these are present inside the ring of the porphyrin ring, तो ये बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट रहते हैं, आप फील रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप ऐसे रिंग सिस्टम के एनएमआर लेते हैं, आपकी ये वाला जो रीजन होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं, तो इनकी जो जो केमिकल शिफ्ट है वो हाईली अपफील्ड होते हैं। यहाँ पे जो पैराफेरी पे जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डी शील्डेड डी शील्डेड कम इनका डी शील्डेड डी शील्डिंग इनका होते हैं, तो इनका जो पोजीशन है या जो केमिकल शिफ्ट है वो हाईली डॉन फीड पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा, जो पोरफायरिन है इनमें तीन पीक मिलेंगे, एक -2.08 ppm पे, एक 9.10 ppm पे। तो ये तो हुआ इनकी पोजीशन डिफरेंट होंगे, दूसरा इनका इंटेंसिटी भी डिफरेंट होंगे। देखो अब जो अराउंड 8 ppm पे जो आपका आपका एब्जॉर्प्शन होगा वो 8 जो प्रोटॉन के लिए होगा, तो इसका इंटेंसिटी भी 8 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ज्यादा होंगे। दूसरा जो मीजो प्रोटॉन 4 ही है, तो इसका इंटेंसिटी जो रिंग वाले प्रोटॉन का टोटल हाफ होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 4 के लिए है, ये आपका 8 प्रोटॉन के लिए है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम दो नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उनकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो ये टोटल हाफ होंगे, हाफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन पीक फॉर द 4 मीजो प्रोटॉन। तो प्रोटोन एनोमर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे हम इजीली पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पोरफायरिन की जो एनोमर में प्रोटोन की बात करें, 3 पीक्स होंगे और 3 पीक्स आपका इंटेंसिटी में भी डिफरेंट होंगे। 4 मीजो प्रोटोन का जो केमिकल शिप का पोजीशन होगा वो 9 to 10 पिकोमीटर पे होगा। 8 रिंग्स जो प्रोटॉन है वो अराउंड 8 पिकोमीटर पे होंगे। 2 नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हाईली आप फील्ड पे एब्जॉर्प्शन करेंगे, दैट इज अराउंड -2.5 -2.0 ppm। तो ये जो प्रोटॉन एनएमआर से हम पता लगा सकते हैं वेदर पर्टिकुलर कंपाउंड इज पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन। अब देखेंगे कि ये पोरफायरिन जब किसी मेटल के साथ जुड़ जाएंगे और आपका बनाएंगे मेटलोपोरफायरिन्स, क्योंकि मेटलोपोरफायरिन्स क्या होते हैं, मेटलोपोरफायरिन्स मींस इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल विद द पोरफायरिन। अब हमें पता है, देखो हमने कल पोरफायरिन की करैक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने ये बोला था कि पोरफायरिन डाई एसिड या एसिडिक प्रॉपर्टी डाई एसिड भी बना सकते हैं, डाई बेसिक भी बना सकते हैं। डाई एसिडिक कब बनेंगे, जब पोरफायरिन एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। डाई बेसिक कब बनेंगे, जब पोरफायरिन 2 प्रोटॉन को डोनेट करके -2 चार्ज, दैट इज द एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और ये वही एनायनिक फॉर्म है जो कि किसी भी मेटल के साथ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के मेटलोपोरफायरिन बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो पोरफायरिन के अंदर ये कैविटी होते हैं, द साइज ऑफ द कैविटी इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ द मेटल ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट के साइज और कैविटी का साइज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं, देयरफॉर ये इजीली इस कैविटी में फिट होते हैं और नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन करके मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब साथ में हम यहाँ पे कुछ मेटल्स की एफिनिटी की बात करते हैं, तो पोरफायरिन जो है वो कुछ मेटल्स के लिए, जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन के मेटल के लिए एफिनिटी रखते हैं, तो उसमें अगर हम कुछ मेटल की बात करें, सो द ऑर्डर ऑफ द एफिनिटी
of porphyrin for the first row transition metal is like this. सबसे ज्यादा जो इफिनिटी होते हैं पोरफायरिन का फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल के लिए वो Ni2+ के लिए होते हैं, इसके बाद कॉपर 2+ के लिए होते हैं, इसके बाद कोबाल्ट 2+ के लिए होते हैं, इसके बाद आयरन 2+ के लिए होते हैं, एंड द लीस्ट इज फॉर द जिंक 2+ ion. So this is the order of the affinity of porphyrin for the first row transition metal, जिसमें सबसे ज्यादा affinity निकल के लिए, because size of the nickel is smaller than the cavity, then copper, then cobalt, then iron, then zinc पे आते होते आपका डायामैग्नेटिक इफेक्ट भी यहाँ पे आने लगते हैं. जब ये मेटल के लिए प्रेफरेंस शो करेंगे, प्रेफरेंस शो करके इस तरह ये आपका क्या है, मेटलो पोरफायरिन है. मेटलोपोरफायरिन मींस इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल. यहाँ पे एम जो लिखा हुआ है ये हमारे मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये डिफरेंट मेटल्स हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी मेटल हो सकते हैं, और ये आउटर लिगेंड आपका पोरफायरिन है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम मेटलोपोरफायरिन कहते हैं. अब मेटलोपोरफायरिन जब बनेंगे और इसका जब आप प्रोटॉन एनएमआर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या इनमें डिफरेंस प्रोड्यूस होगा. देखिए, अगर हम यहाँ पे मीजो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मेजो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, पोरफायरिन में है. रिंग हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, लेट्स से पोरफायरिन में भी है. लेकिन एक चीज इन दोनों में डिफरेंस है, और वो क्या है, क्योंकि हमने बोला था जब पोरफायरिन मेटलो पोरफायरिन बनाते हैं तो सबसे पहले जो पोरफायरिन है वो डायनेनिक फॉर्म में चला जाता है. दैट इज यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन है ये रिलीज करके यहाँ पे लोन पेयर एक्युमुलेट हो जाते हैं इन दो नाइट्रोजन पे, ताकि इजीली ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए. तो क्या होगा, जब आप पोरफायरिन से आके मेटलो पोरफायरिन में देखोगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ वहां पे हाइड्रोजन था वो यहाँ पे क्या हुआ है, मिसिंग हुआ है. इसीलिए ये हमारे एक और आर्ग्यूमेंट भी बनते हैं कि भाई पोरफायरिन मेटलो पोरफायरिन बनाते वक्त डायनेनिक फॉर्म में चले जाते हैं, वो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं. तो होगा क्या, जब यहाँ से ये प्रोटॉन रिलीज होंगे, आपकी मेटलोपोरफायरिन की एनएमआर में जो अप फील्ड है, जो हमने सबसे ज्यादा अप फील्ड पे जो एक पीक आया था -2.0 पे, वो क्या होंगे, मिसिंग होंगे. तो इसमें आपका एक पीक अराउंड 9 to 10 ppm पे होगा जो कि मीजो प्रोटोन के लिए होगा. दूसरा एक हाईली इंटेंस पीक होगा प्रोटोन ऑफ द रिंग के लिए. तो ये 8 प्रोटोन होंगे विच इज द प्रोटोन ऑफ द पायरोल रिंग, और ये 4 प्रोटोन के लिए होगा विच इज द मीजो प्रोटोन जो कि आपकी ब्रिज पे प्रेजेंट है. यहाँ पे जो -2.0 पे जो पीक आया था वो आपकी मेटलोप्रोटीन में क्या होंगे, मिसिंग होंगे. वहीं से आप बता सकते हैं कि पोरफायरिन से मेटलोपोरफायरिन बना है या नहीं बना है. So this is first important technique to identify to differentiate between porphyrin and metalloporphyrin, कि भाई पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन में डिफरेंशिएट हम कैसे करें based on the proton NMR of porphyrin and metalloporphyrin. लेकिन ये एग्जैक्ट इस पोजीशन पे आना भी मुश्किल है, क्योंकि जब हम पोरफायरिन की बात करते हैं तो पोरफायरिन में तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड होंगे. तो ये वाला प्रोटॉन जो 8 प्रोटॉन के लिए पीक आएंगे वो एक्चुअल प्रोटीन में, जैसे कि क्लोरोफिल में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, हीमोग्लोबिन में कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. तो दिस पीक मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट इन योर पोरफायरिन एंड मेटलोपोरफायरिन, and this will depend upon the substituent present on the ring of the porphyrin or the periphery of the पोरफायरिन रिंग. यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उस पे डिपेंड करेंगे कि ये जो 8 ये जो आपका 8 ppm पे जो पीक मिला है पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन में वो होंगे या नहीं होंगे, वो डिपेंड करेंगे कि पोरफायरिन के आउटर पेरिफेरी पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसे आप सिंपल पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं based on the NMR proton NMR spectrum of porphyrin and metalloporphyrin. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है,
आपका आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिससे आप पता लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मेटेलोपोरफायरिन में जो आपका हावी अप फील्ड पे जो -2.0 ppm पे पीक था वो नहीं होंगे, बिकॉज पोरफायरिन जब भी मेटेलोपोरफायरिन बनाते हैं वो उस प्रोटॉन को रिलीज करके डायनेमिक फॉर्म में चला जाता है। तो ये हमारा पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड इज द यूविजिबल एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पोरफायरिन एंड मेटलोपोरफायरिन। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम से भी आप पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा लाइन लिखा हुआ है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड पोरफायरिन। सो बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है पोरफायरिन जो है इट इज ए हाईली कंजुगेटेड सिस्टम। हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हमारा कंजुगेशन में है और हमारे पास 11-11 डबल बॉन्ड है। तो ये आपका एक बेस्ट टेक्निक रहते हैं टू आइडेंटिफाई द पोरफायरिन एंड मेटलोपोरफायरिन एंड द पोरफायरिन। ये जो पोरफायरिन है, जब आप इसका क्या लेंगे, या हम इसको क्या लेंगे, प्योर पोरफायरिन भी लिख सकते हैं। जब आप प्योर पोरफायरिन की यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं तो आपको तो इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, बैंड मिलता है, याद रखिएगा। यूविबल स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर पोरफायरिन हैज टू इंपॉर्टेंट बैंड्स। दो इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं। एक होते हैं अराउंड 400 नैनोमीटर पे, जो कि एक बहुत इंटेंस बैंड होते हैं, ये वाला बैंड विच इज हाईली इंटेंस बैंड। इस बैंड को हम कहते हैं सोरेड बैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पर्टिकुलर बैंड प्रेजेंट एट 400 नैनोमीटर इज कॉल्ड एज सोरेड बैंड और समटाइम इट इज कॉल्ड एज बी बैंड आल्सो। याद रखिएगा, यहाँ पे 400 नैनोमीटर पे एक हाईली इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं जिसको हम या तो सोरेड बैंड या बी बैंड भी कहते हैं। इसके साथ साथ हाइयर वेवलेंथ पे 450 से लेके अराउंड 750 तक छोटे छोटे एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू बैंड्स भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू बैंड्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, यू विजुअल स्पेक्ट्रम जब आप पोरफायरिन की लेंगे वहां पे दो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे, एक हाईली इंटेंस एब्जॉर्प्शन या स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे जिसको हम सोरेड बैंड या बी बैंड कहते हैं। दूसरा हायर वेवलेंथ पे आपको इस तरह छोटे छोटे और एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेंगे जिनको हम क्या कहते हैं, क्यू बैंड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, अब ये बैंड किसकी वजह से अपीयर्ड होते हैं, अब वो देखेंगे। तो बोथ द सोरेड एंड क्यू बैंड इन पोरफायरिन सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन यूवी में हमारा किसकी वजह से बैंड आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन से। तो वो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बैंड बनते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम पाई होमो टू पाई स्टार लोमो ऑफ पोरफायरिन। कहाँ से, pi homo means highest occupied molecular orbital to pi star means anti-bonding lowest unoccupied molecular orbital में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उसी की वजह से ये एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है। तो ये दूसरा एक उससे भी सिंपल मेथड, ये भी एक आर्ग्यूमेंट चलते हैं कि ये जो दो एब्जॉर्प्शन बैंड आते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम सोरेड बैंड की बात करते हैं या बी बैंड की बात करते हैं, कहते हैं दिस बैंड अपीयर्स ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन योर पोरफायरिन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड्स आर व्हाट, दिस आर पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन आपकी होमो से पाई स्टार लूमो में जाने की वजह से हाईली जो इंटेंस एब्जॉर्प्शन अपीयर होते हैं। दूसरा जो आपका क्यू बैंड की अगर हम बात करते हैं, क्यू बैंड यूजुअली अपीयर ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम एम टू पाई स्टार ऑर्बिटल, एन मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपकी पाई स्टार ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करते हैं, उसकी वजह से क्यू बैंड बनते हैं। क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी ट्रांजिशन की वजह से क्यू बैंड्स अपीयर्ड होते हैं। लेकिन उससे अच्छा मोर क्लियरली हम इसकी एब्जॉर्प्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम पाई होमो to pi star LOMO of porphyrin
रिंग और पोरफायरिन मॉलिक्यूल। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है ये डिपेंड करते हैं अदर फैक्टर्स पे ऑल्सो, क्योंकि अभी तो हम सिंपल एक पोरफायरिन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट लगानी है। तो इसमें एक्चुअल ये जो एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो डिपेंड करते हैं एक तो हम कहेंगे ना सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन पोरफायरिन रिंग। किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आपकी पोरफायरिन रिंग पे लगा है या किस टाइप के सब whether it is electron donating or electron withdrawing group that affects the intensity of the absorption spectrum. Now second, जब इसका आप पोरफायरिन से मेटेलोपोरफायरिन पे जाओगे उसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो याद रखिएगा when a porphyrin ring form metalloporphyrin, the absorption spectrum changes, and and we have a sharp Sorent bands appear in metalloporphyrin also। ये सेकंड जो स्पेक्ट्रा है ये मेटलोपोरफायरिन का है, नीचे वाला आपका पोरफायरिन का है। तो जब ये मेटल के साथ कंबाइन होकर मेटलोपोरफायरिन बनते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या चेंज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आते हैं कि यहाँ पे जो क्यू बैंड्स होते हैं ये बैंड यूजुअली डिसअपियर्ड हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं और वेरी वेरी स्मॉल पीक्स रिमेन एट द क्यू बैंड्स। हाउएवर जो आपका सोरेड बैंड है वो ब्रॉडर बन जाते हैं, ब्रॉडर बन जाते हैं इन मेटलोपोरफायरिन्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन पोरफायरिन्स एंड मेटलोपोरफायरिन्स। तो जब पोरफायरिन की यूवी स्पेक्ट्रम लेंगे आपको दो पीक्स मिलेंगे, एक सोरेट बी बैंड और क्यू बैंड। लेकिन जब यही मेटलोपोरफायरिन बनाएंगे तो मेटलोपोरफायरिन में आपका सोरेट बैंड बिकम्स ब्रॉडर एंड द क्यू बैंड डिसअपियर्ड। अब एक रीजन क्या बताते हैं क्यू बैंड क्यों डिसअपियर्ड होते हैं, क्योंकि हमने बोला क्यू बैंड अपीयर होते हैं ड्यू टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। लेकिन जब ये मेटलोपोरफायरिन बनाएंगे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, अब इस लोन पेयर को इसने मेटल को डोनेट करा है, डोनेट करने पे ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ट्रांजिशन, जिसकी वजह से क्यू बैंड यहाँ पे डिसअपियर्ड हो रहा है। लेकिन अगेन इन एब्जॉर्प्शन बैंड पे मेटल सेंटर कौन सा है, मेटल सेंटर प्रेजेंट इन द पोरफायरिन रिंग also affects the intensity or the absorption pattern of the या absorption spectrum of the metalloporphyrin। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है पोरफायरिन रिंग पे वो भी इफेक्ट करते हैं इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। इतना क्लियर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको रियल टाइम में नहीं मिले क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट करेंगे, साथ ही साथ कौन सा मेटल यहाँ पे आपकी पोरफायरिन रिंग में प्रेजेंट है वो भी इस पे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल आयन की बात करें, कौन सी मेटल आयन, वो मेटल आयन जिसकी अगर डी ऑर्बिटल में D0 इलेक्ट्रॉन है, D2 इलेक्ट्रॉन है, D3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वो मेटल आयन है जिनकी डी पाई ऑर्बिटल जो है लेट्स से DYZ एंड DZX ऑर्बिटल क्या रहता है, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, एम्प्टी रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं जो एनर्जी है, एनर्जी गैप पोरफायरिन में जिन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा होता है ये बहुत कम होता है, कम होते हैं, जिसकी वजह से इनका एब्जॉर्प्शन जिनकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन एनर्जी क्या होगा, कम एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन होगा तो आपको अच्छा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल सकते हैं। लेकिन इन कंट्रारी टू दैट अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटल आयन है विच हैव D4
to d9 electron in its d orbital, क्योंकि d10 में तो सब क्या होंगे, सारे ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, ट्रांजिशन का कोई ज्यादा चांसेस नहीं होगा। तो अगर मेटल सेंटर आपका ऐसा हुआ जिसमें d4 से d9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनमें ये जो d पाई डी एक्स वाई डी वाई जेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल्ड होंगे, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो पाई टू पाई स्टार जो एनर्जी लेवल है, इनका एनर्जी गैप क्या होते हैं, यूजुअली इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, हिप्सो क्रोमिक, और जिसे आप क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली आपकी इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या कहते करते हैं, इफेक्ट करते हैं कि मेटल कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, इन सब पे डिपेंड करेंगे कि आपकी एक्चुअली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन का क्या होंगे। Now let's discuss the actual electronic transition happens in porphyrin and metal, or in porphyrin, and due to which these absorption spectrums appear. उसके लिए हम इनकी इनकी लूमो और होमो की एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, और किन एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होने पे सॉरेट और क्यू बैंड बनता है। तो ये हमारा लोमो और ह्यूमो, ठीक है ना। तो porphyrin जो लिगेंड होते हैं, that contains 2 pi homo orbitals, that is दो हमारे पास होमो ऑर्बिटल होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो A1U है, ये गलत है जी, यहाँ पे A1U है, एंड द सेकंड वन इज A2U। तो पोरफायरिन लिगेंड के पास दो होमो ऑर्बिटल होते हैं, जो कि एक A1U नेचर के होते हैं, दूसरा A2U नेचर होते हैं। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दो लूमो होते हैं जो कि पाई स्टार नेचर का होते हैं, ये पाई नेचर का होते हैं। उनका सिमेट्री दोनों का क्या होते हैं, ईजी होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ईजी लिखा, ठीक है ना। सो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, तो क्या होते हैं, एन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इज फॉर्म विथ A2U1 and EG1 configuration by transfer of an electron from A2U to EG ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बनेंगे, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा A2U से EG1 में, क्योंकि आपका जो जो लूमो है वो दोनों EG नेचर के होंगे, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मिक्स स्टेट यहाँ पे बनेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका कुछ इस तरह होंगे। यहाँ पे इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम पे यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है। दिस इज A1U, दिस इज A2U, ये दोनों पाई नेचर के होंगे, और एक्साइटेड स्टेट जो एम्प्टी होंगे, इसीलिए इसको हमने लूमो लिखा है। दिस इज अवर होमो। तो यहाँ से यहाँ पे दिस आर पाई स्टार इन नेचर, यहाँ से यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या होंगे, आपका एक्साइटेशन होना स्टार्ट होगा। तो जब एक्साइटेशन स्टार्ट होंगे, तो सिंगलेट एक्साइटेड बनेंगे, आपका ग्राउंड स्टेट S0 बनेंगे, और आपका डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट बनेंगे, एक्साइटेड स्टेट 1 दैट इज S1, एक्साइटेड स्टेट 2 दैट इज S2, एक्साइटेड स्टेट 3 S3, इस तरह बनेंगे। तो ट्रांजिशन आपका एक तो S0 से S1 में होंगे, जो कि लेस प्रोबेबल के होंगे, एंड द सेकंड ट्रांजिशन फ्रॉम S0 to S2, which is highly क्या होते हैं, this is highly allow with transition, and this transition that is from S0 to S2, S0 से जो S2 में ट्रांजिशन होते हैं, this led to the formation of your B bands, जिसको आप क्या कहते हैं, सॉलिड बैंड कहते हैं, and these are strong intense और strong absorbed ट्रांजिशन। सेकंड जो आपका यूजुअली क्यूब बैंड बनता है, वो बनते हैं ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम S0 टू S1, इसीलिए these are less probable, therefore there is very less intense absorption spectrums appeared in the absorption spectrum of pore
फायरिन पोरफायरिन में जब मेटलोपोरफायरिन बनेंगे तो आपका बिकॉज जब मेटलोपोरफायरिन बनेंगे मेटल उसमें अटैच होंगे देयर विल बी ए चेंज इन द एनर्जी गैप ऑफ द पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल so due to which the q band usually disappeared so this is the second important spectroscopic technique तो आपको ये स्पेक्ट्रम अगर याद रहते हैं तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्योर पोरफायरिन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन बैंड है एक को सॉलिड बैंड या बी बैंड कहते हैं हाईली इंटेंस होते हैं दूसरा हमारे पास एक स्मॉल एब्जॉर्प्शन अदर वीकर बैंड होते हैं जिनको हम क्यू बैंड्स कहते हैं लेकिन यही जब मेटलोपोरफायरिन बनाते हैं तो हमारा सॉलिड बैंड क्या हो जाता है हमारा सॉलिड बैंड बिकम्स ब्रॉडर एंड द क्यू बैंड स्टार्ट डिसअपियर तो यहाँ पे क्यू बैंड आपका डिसअपियर्ड होके एक्चुअली इस तरह एक एब्जॉर्प्शन बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे मेटलोपोरफायरिन्स में तो इससे आप पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन को क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है मेटलोपोरफायरिन जैसे कि आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं मायोग्लोबिन की बात करते हैं साइटोक्रोम की बात करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यू विजिबल स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं Next is the FTIR spectrum. Although FTIR spectrum उतना important टेक्निक नहीं है लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि हमें पता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आपकी बॉन्डिंग या बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ जाते हैं तो पोरफायरिन रिंग और मेटलोपोरफायरिन रिंग की अगर हम FTIR स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये जो पोरफायरिन रिंग है उनमें आपका 3317 टू 3322 से एंड दूसरा पीक 966 सेंटीमीटर इनवर्स पे दो पीक मिलेंगे वो NH स्ट्रेचिंग और NH बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए होगा जो कि इन NH ग्रुप की वजह से आपको वहां पे मिलेंगे इसके साथ साथ अदर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वो मिथाइलिन ग्रुप की वजह से 2931 से लेके 3031 सेंटीमीटर के बीच में आपको एब्जॉर्प्शन या इमिशन पीक मिलेंगे वो उस मिथाइलिन CH की वजह से आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से मिलेंगे और बैंड्स जो आपकी स्केलेटल पायरोल रिंग की वाइब्रेशंस की वजह से मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है यहाँ पे C डबल बॉन्ड N बॉन्ड है वो आपको 1470 से लेके 1590 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में ये बॉन्ड्स मिलेंगे जब यही पोरफायरिन मेटलोपोरफायरिन बनाएंगे तो यूजुअली अदर बैंड्स जैसे कि सी बैंड CN बैंड तो यहाँ पे भी है तो इनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होंगे बिल्कुल उसी तरह आपका अगर मिथिलीन के CH बॉन्ड की बात करें जो कि 2931 से 3031 के बीच में होंगे ये भी बिल्कुल मेटलोपोरफायरिन में भी प्रेजेंट होंगे लेकिन मेटलोपोरफायरिन में एक पीक एब्सेंट होगा वो इस NH की वजह से जो पीक आया था पोरफायरिन में वो नहीं होंगे यहाँ पे क्योंकि ये NH बॉन्ड यहाँ पे नहीं है तो FTIR spectrum of metalloporphyrin can have all the peaks associated with the porphyrin ring except NH stretching and bending vibrations क्योंकि यहाँ NH बॉन्ड नहीं है जो कि रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डायएनेन स्पीशीज लेकिन इन पीक्स के एब्जॉर्प्शन पे भी वेव नंबर या वेवलेंथ पे भी क्या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कौन सा मेटल सेंटर प्रेजेंट है इनकी वजह से इनकी पीक्स में शिफ्ट आ सकते हैं लेकिन ये हमारे लिए हमारे हम यहाँ पे एक जस्ट ब्रीफ आइडिया यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन की NMR हुआ यू विजिबल स्पेक्ट्रम हुआ FTIR स्पेक्ट्रम हुआ इनमें मेजर जो चेंजेस आपको क्या नजर आ सकते हैं जब एक पोरफायरिन मेटलोपोरफायरिन बनाते हैं अदरवाइज द स्पेक्ट्रम विल बी मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर क्योंकि पोरफायरिन और मेट अब आप हीमोग्लोबिन की बात करें हीमोग्लोबिन में अदर्स बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स क्या हुआ है लगा हुआ है इनकी वजह से आपका ये स्पेक्ट्रम उतना सिंपल नहीं होगा लेकिन जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए हमने इसको बहुत सिंपलिसिटी एक पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन या अनसब्स्टिट्यूटेड पोरफायरिन लेके इनकी स्पेक्ट्रल
करैक्टरिस्टिक को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करा है। रियल में उतना इजी स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो पीक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करा है वो आपकी रियल मॉलिक्यूल्स में भी ये पीक्स मिलेंगे। तो आज की लेक्चर में हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन को, वो देखें। यू विजिबल स्पेक्ट्रम से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखें। एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन पोरफायरिन एंड मेटलोपोरफायरिन, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करा है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम अदर जो मेटलोपोरफायरिन है आप उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।